यहाँ पे इस पे मैं आऊँगा आगे चल कर के, लेकिन अभी पिछले सवाल के जवाब में सुनील सुवर्णम साहब ने एफआईज की बात की। एफआईज अब यहाँ पे मौके तलाश रहा है, हम लोग मौके दे नहीं रहे हैं। अनुराग सिंह साहब, अब एफआईज निकलने का बहाना अब नहीं ढूंढ रहे हैं, आने का बहाना ढूंढ रहे हैं, माना जाए? नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा जल्दी होगा कहना ऐसा, बिकॉज कोई 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 उतना देखिए एफआईआईज का जो आउटलुक होता है वो जैसे अभी जी ने अभी ठीक कहा कि इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ग्राउंड लेवल रिसर्च पे और नई उभरती कंपनीज में है, और मे बी मिड और स्मॉल में ज्यादा है। लेकिन लार्ज कैप थोड़ा स्टैग्नेट कर रहा है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ कम दिख रही है। क्योंकि लार्ज कैप में क्या है, बेसिकली आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, आईटी कंपनीज हैं और एफएमसीजी है, और उसके अलावा रिलायंस है। तो बेसिकली ये सब मिला के, कुल मिला के ये आपका 70-80% जब मार्केट हो जाता है और ये जब रुका रहेगा, तो फिर लार्ज कैप में ग्रोथ दिखेगी नहीं। बाकी कुछ पीएसयूज वगैरह हैं और कुछ इंफ्रा कंपनीज हैं। तो अल्टीमेटली एफआई का रुझान जो है वो निफ्टी ड्रिवन होता है। एज लॉन्ग एज निफ्टी एक्सपेंसिव दिखता है और ज्यादा स्कोप नहीं दिखता है, तो वो नहीं आ रहे हैं उसमें। लेकिन एट द सेम टाइम एफआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं लक्ष्मण जी। काफी सारा खेल प्राइवेट मार्केट में भी शिफ्ट हो चुका है। तो वो अनलिस्टेड कंपनीज में जो पैसा आ रहा है वो भी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है। अब तो मोदी साहब ने अपील की देश से, तो सब लोग समझते हैं कि करेंसी का क्राइसिस आता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में चाहिए होता है। वो किसी भी तौर पे आ जाए, या वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाए, या फिर वो एफआई मनी इनटू प्राइवेट इक्विटी कंपनीज आ जाए, तो वो हो रहा है। अल्टीमेटली वो घूम फिर के मार्केट में लिस्टिंग करते हैं और फिर पैसा निकाल के भी ले जाते हैं। तो वो साइकिल चलते रहना चाहिए। तो मे बी लिस्टेड स्पेस में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी अभी भी अगेन जैसा सभी एक्सपर्ट्स ने कहा कि मार्केट एक्सपेंसिव ही है। सुनील जी ने भी कहा कि उतना वैल्यू जोन में नहीं आया है, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज ही स्ट्रांग है। तो एक टाइम पे एक ही सेगमेंट स्ट्रांग रह सकता है ना, सभी कूद पड़ेंगे तो फिर तो मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट। तो वो बेहतर है, राइट। तो ये थोड़ा ग्रीड एंड फियर, देखिए हमें हमेशा मन करता है कि हम जो स्टॉक को खरीद रहे हैं उसको सारी दुनिया खरीदने के लिए भागे। अरे राइट, लेकिन ऐसा 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 ना ही हो तो बेहतर है। और कंट्री लेवल पे तो बहुत ही जरूरी है नहीं, कि ऐसा एक सेगमेंट ऐसा अगर, केवल नहीं हाँ होता है, ऐसा हाँ, केवल नहीं होता और है, एक हम जिस सेगमेंट स्टॉक एक को बार, खरीद रहे होते हैं। करेक्ट करेक्ट। अब मैं कहूंगा कि जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर फियरफुल हो जाएगा ना कि ये तो खतरा है, मार्केट में पैसे नहीं बन रहे, तब शायद ज्यादा फ्लो आया है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। ये काउंट काउंट कॉन्ट्रा चलता है, इसमें कोई कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी होता रहा है। तो एंड आई थिंक इट इज वेरी फेयर टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी आई थिंक वी शुड वेट, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल कि पैसा बनाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। अब ये बिल्कुल सेक्युलर एक तरह का जमाना नहीं है। कहीं प्राइवेट मार्केट है, लिस्टिंग्स भी हो रही हैं। लिस्टिंग्स भी आप लोगों ने देखा कि नई आईपीओज आते हैं, कैसे फिर रिटर्न्स वो उनके चले जाते हैं, लॉसेस होते हैं उसमें, राइट। तो आई थिंक केयरफुल रहने की जरूरत है। एकदम कोई वन वे फ्लो नहीं है लक्ष्मण जी। वन वे फ्लो नहीं है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सुनील सुवर्णम साहब, आपको लगता है कि हम लोग अभी जिस तरीके से डीआई के भरोसे चले जा रहे हैं, चूंकि अभी कहा अनुराग जी ने कि एक बार में तो एक ही चीज़ चलेगा ना, हर कोई चलना शुरू कर देगा तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अभी चल रहा है, अभी डीआई के भरोसे तो चलने दिया जाए, एफआईज का बहुत इंतजार ना किया जाए। नहीं, हम इंतजार हम जो करें या ना करें हमारे हाथ में नहीं है। तो रियलिटी वही है, दिख रहा है आपको। तो क्या है, क्लियर है। और डीआई की भी बात करें ना, कि एक लिमिटेड है फ्लोज उनके पास। देखिए, जब मार्च में करेक्शन हुआ था, मेरे ख्याल में 1.25 लाख करोड़ एफआईएस ने बेचा था मार्च में। इन्होंने 1.5 लाख करोड़ खरीदा था। तो जो है हाथ में पैसा, उसको बल्क में उन्होंने मार्च में लगा दिया। उसके बाद 50-60 हजार हर महीने दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डीआई का सपोर्ट सेक्टर रोटेशन के अलावा नहीं आ सकता है। यानी अभी देखिए, बैंक्स के अंदर ही देखिए, एक साल में पीएसयू बैंक्स का रिटर्न अच्छा था, प्राइवेट बैंक्स फ्लैट थे। 3 महीने में देखिए पलट गया है। अभी प्राइवेट बैंक भारी है और पीएसयू बैंक्स नेगेटिव में है। तो सेक्टर रोटेशन डीआईएस के लिए क्या है कि पैसा अनलिमिटेड नहीं है। इस महीने के आंकड़े भी देखे हमने, पिछले महीने 22,000 करोड़ से अभी 28,000 करोड़ हुआ है। बहुत ज्यादा है, अच्छा है, 25% ज्यादा है। मगर 28,000 करोड़ एडिशनल पैसे से कितने हद तक वो इंक्रीमेंटली मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, यह लिमिटेड है। तो मेरा मानना है कि मार्केट का अपसाइड ना बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज लिक्विडिटी जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और अब कुछ अच्छा सेक्टर दिख रहा है, तो उसको सेक्टर रोटेशन में किसी और सेक्टर को बेच करी। इसलिए अब देखिए, जब पैनिक लगता है मार्केट में, तो डिफेंस,
PSU बैंक, ऐसे जिसका रैली ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, उसमें करेक्शन आता है क्योंकि प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मेरा मानना है कि इट्स मोर देन DIIs, इट इज द नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स, जिसमें आपको रिटेल है, HNI है, प्रॉपर्टी बुक्स है, PMS है। PMS के सब जो इंप्लीमेंट होते हैं वो थ्रू इंडिविजुअल इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट थ्रू होते हैं ना, तो ये फैमिली ऑफिस है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और करेक्शन आते ही जाके जब के खरीदते हैं, मगर पैनिक भी उसी हिसाब से करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये DII स्मार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी FI की तरह वैल्यूएशन को देखते हैं, ग्रोथ को देखते हैं, PE ग्रोथ को देखते हैं और सेक्टर एलोकेशन करते हैं, राइट। मगर वो मैच टू FI ही चलेगा। उनके पास इतना बल नहीं है कि वो मार्केट को उठा सके बहुत दूर। वो मार्केट को उठाना, जैसे लार्ज कैप का मार्केट FIs के हाथ में है, मगर ब्रॉडर मार्केट को भी मैं मानता हूं कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट जो है उनका ही बड़ा भारी है। आजकल देखो आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, हर दिन का लगता है कर आज भी देखिए 2000 स्टॉक ऊपर। अब म्यूचुअल फंड 500 स्टॉक से ज्यादा उनका एक्सपोजर नहीं होता है मार्केट के अंदर, राइट। तो 500 से 3000 करोड़ 3000 स्टॉक कौन खरीद रहा है? ये आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर खरीद रहे हैं, और उन्होंने ही इस मार्केट को भी सपोर्ट करके रखा है। खाली एक डर है मुझे कि DII समझते हैं कि ये क्वार्टर का नंबर अच्छा नहीं होगा और गाइडेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मगर क्या ये पार्टिसिपेंट्स उस नंबर के नेगेटिव को देखकर डरेंगे कि नहीं, ये देखना होगा अर्निंग सीजन। देखिए, सोमवार के लिए यदि बाज़ार को तेज़ होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो खबरें हैं वीकेंड में वो अच्छी आती हुई नज़र आए, पॉजिटिव आती हुई नज़र आए। जैसी खबरें अभी बाज़ार में चल रही है उसको देख के लग रहा है कि इंडियन मार्केट की तरफ से बड़ा झटका भी लग सकता है। अब ये जो पिछले 2 दिनों की जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी तो है, लेकिन हो सकता है कि इस रिकवरी के पीछे एक बहुत बड़ा जो गिरावट है वो भी छुपी हुई हो सकती है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है अभी भी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आगे और कितने बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि यदि ये वापस से $80 के लगभग होते हैं तो फिर से बाज़ारों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और यदि दिक्कतें बढ़ती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान इंडियन मार्केट को ही देखने को मिलता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो रुपये में बढ़ोतरी होती है, रुपये डॉलर के बीच का फिर से गैप जो है वो बढ़ता जाता है, और उसी की वजह से इंडियन मार्केट पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता हुआ अभी नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करें तो नेगेटिव न्यूज़ मानसून को लेकर है। मानसून अभी भी पूरी तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। जो बुआई जुताई है वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी पिछले साल से देखने को मिल रही है, तो इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। महंगाई की दर पिछले जो क्वार्टर थे उससे तो बढ़ती हुई नज़र आई है, लेकिन ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले दिनों में कई नेगेटिव न्यूज़ वहाँ से देखने को मिल सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि जो IMF है उन्होंने भी जो इंडियन मार्केट के GDP ग्रोथ को लेकर है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिविटी की तरफ वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी जो अनुमान है GDP का वो घटा दिया है, तो ये भी एक इम्पैक्ट जो है भारतीय बाज़ारों पर आता हुआ नज़र आ सकता है। तो आने वाले दिनों के लिए जो खबरें हैं वही इंपॉर्टेंट रहती हुई नज़र आएगी, और वैसे ऐसी कोई अदर खबर नहीं है इंडियन मार्केट से जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट का देखने को मिले। लेकिन इन जो 2 दिनों की तेज़ी है उसके पीछे का रीज़न तो एक तो रीज़न ये था कि FIs की अच्छी खासी खरीदारी थी बहुत दिनों बाद में, करीब 1.5 साल बाद में ऐसी जो खरीदारी है धीरे धीरे अब आती हुई नज़र आ रही है, और ये खरीदारी ही इंडियन मार्केट को एक नए मुकाम पर लेकर जा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि सोमवार तक और कोई ऐसी खबर आती है, नेगेटिव खबर आती है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसकी वजह से ज़रूर इंडियन मार्केट को बड़ा जो है नुकसान हो सकता है, और थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ इंडियन मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। अब यदि बाज़ार जो है 23,800 का लेवल तोड़ देता है तो फिर आप मान के चलिए कि बाज़ार में 22,200 21,700 तक के लेवल आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाज़ार का ट्रेंड अभी भी देखें तो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। जब तक बाज़ार में 25,000 के लेवल नहीं आते हैं तब तक बाज़ार का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। चीज़ें जो है धीरे धीरे तो पॉजिटिव हो रही है, स्टॉक वाइज डेटा काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन चीज़ें अभी भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी दिखाई दे। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, पिछले 2 दिनों में जो गिरावट हुई थी वहाँ से पूरी रिकवरी इंडियन मार्केट कर चुका है। अब यदि बाज़ार को तेज़ होना है तो 58,600 का लेवल पार करना पड़ेगा, उसके बाद में बाज़ार के लिए 60,000 के रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे इंडियन मार्केट वापसी करेगा, FIs की खरीदारी होगी और बाज़ार में बड़ी तेज़ी बड़ी रैली की संभावनाएं भी दिखाई दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।